तो बच्चों आज अपन गाउस के नियम का लास्ट अनुप्रयोग करेंगे। आपको याद होगा अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर गाउस के नियम के 4 अनुप्रयोग पढ़ चुके थे। अपन एक लास्ट अब अनुप्रयोग बचा हुआ है, वो अनुप्रयोग करेंगे अपन। ये अनुप्रयोग है गाउस के नियम की सहायता से सीधे ही अपन लिख लेते हैं, किसी अनंत विस्तारित आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तीव्रता ये लास्ट अनुप्रयोग है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अपन क्या करेंगे, एक बार उस आवेशित जो एक अनंत विस्तारित परत है, इससे पहले वाला जो अनुप्रयोग था उसके अंदर क्या था, एक रेखे तार था। हमने उस रेखे तार के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। इस बार हम परत के कारण ज्ञात करेंगे। तो हम 2 काम करेंगे, एक बार हम दिशा ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद जो है विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार अपन थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। मानना हमें अनंत विस्तारित सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व की परत से लंब दूरी r, कितनी लंब दूरी r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो इतनी सी लैंग्वेज लिख लेनी आपको। जब भी आपको डेरिवेशन करते हो थोड़ी सी 2-4 लाइनें आप लिख लो। कोई भी आप चित्र बना रहे हो तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो आप। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे, दिशा, फिर परिमाण ज्ञात करेंगे। अब देखो आपको मैं बता देता हूँ, ये चित्र है, बट ये एक परत है, ऐसे ये ऐसे परत है, ये अनंत विस्तारित है, मतलब अनंत तक ऊपर तक चलती जा रही है परत है। ऐसे कैसे नीचे भी ये अनंत तक विस्तारित है। और ये मैंने ऐसे लहरदार क्यों बनाया, ये साइन ऐसे क्यों बनाया मैंने परत को, मैंने सीधी लाइन क्यों नहीं खींची। इसका कारण है कि ये भाग जो है इसका और आगे तक चल रहा है, ये भाग भी नीचे और आगे तक चल रहा है, और इसके ऊपर धनावेश पड़ा हुआ है। कौन सा आवेश पड़ा हुआ है, धनावेश इसके ऊपर विस्तारित है, ठीक है। अब मुझे इस परत के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ पे एक बिंदु P है। मुझे इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसकी दूरी कितनी है, R दूरी है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मुझे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा तो पता करूँ, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, कहाँ होगा, पहले हमें दिशा बतानी है। तो देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 2 अल्पांश ले रहा हूँ। एक यहाँ छोटा सा अल्प क्षेत्रफल लिया, इसको नाम दे दो ds, और एक नीचे भी बराबर दूरी पे एक अल्प क्षेत्रफल लिया ds। ये हम पिछले डेरिवेशन में कर चुके हैं, सेम वो तार वाला डेरिवेशन है, ठीक है। इस अल्पांश के ऊपर जो आवेश होगा उसके कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो इसको इससे मिला दो। ये देखो मिला दिया मैंने, और ये इधर की तरफ सीधा सीधा विद्युत क्षेत्र होगा। इस विद्युत क्षेत्र को मैं नाम देता हूँ DE। वैसे विद्युत क्षेत्र को अपन E से प्रदर्शित करते हैं, पर DE का मतलब इस छोटे से भाग का विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ऐसे सीधा होता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा किसी के कारण सीधा बाहर की तरफ होता है, धनावेश के कारण। इसका विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इसका विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा, DE, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे भाई, इस DE ये थीटा कोण मान लेते हैं, ये भी कितना कोण मान लेते हैं, थीटा। तो DE का ये वाला घटक क्या होगा, DE cos थीटा, और ये भी क्या होगा, ये होगा DE sin थीटा, ठीक है। ऐसे कैसे इसका ये वाला घटक क्या होगा भाई, DE का ये वाला टुकड़ा होगा DE cos थीटा। पिछले वाला डेरिवेशन देख लेना आप, उसमें सेम किया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा इसको फटाफट कर रहा हूँ। और ये लंबवत घटक जो होगा DE sin थीटा होगा। अब क्या होगा, अब आपको पता है ये DE cos थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये निरस्त कर देंगे। ये और ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। तो ये जैसे एक दूसरे को निरस्त करेंगे तो खाली कौन से घटक रह जाएंगे, cos थीटा वाले, और इनकी दिशा किधर है, इधर की तरफ, ऐसे बाहर है। यानी ये परत खड़ी है, ये ऐसे खड़ी है लंबवत, ये ऐसे परत खड़ी है भाई, लंबवत खड़ी है परत, और इस परत के बाहर की तरफ लंबवत, ऐसे लंबवत विद्युत क्षेत्र है। तो कुल मिला के हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पता चल गई कि इस परत के कहाँ होगी, लंबवत होगी। तो अपन यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के तल के लंबवत होगी। बस इतना सा लिखना है, 4 नंबर का सवाल आता है ये।
ठीक है, ये 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब बच्चों देखो मैं दिशा ये एक बार ये साफ कर लेता हूँ, मुझे दिशा के बाद अब परिमाण निकालना है, परिमाण वही अपना मेन डेरिवेशन है, मैं परिमाण निकालूंगा। तो एक बार इसको मैं रफ कर लेता हूँ। बच्चों मैंने एक बार बोर्ड रफ कर दिया, अब अपन उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। परिमाण देखो मैंने आपको बताया था जब आवेश एक रेखा के ऊपर वितरित हो तो हम रेख के आवेश घनत्व लैम्बडा काम में लेते हैं। इसी प्रकार अगर आवेश पृष्ठ के ऊपर वितरित होता है तो हम पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा काम में लेते हैं। इसलिए आपको ये सजेशन है, सजेस्ट किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है आप पिछले वीडियो एक बार वापस देख लें। थोड़ा गैप बड़ा हो गया इसलिए हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, इसलिए आप पिछले लेक्चर एक बार देख लेना। देखो बच्चों वापस वही चित्र बना रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजेस होगा इसमें। ये परत है, कैसे आवेशित है, धनावेशित है और इस पे आवेश पड़ा है, अनंत तक विस्तारित है, चलता जा रहा है आवेश। इस परत का आवेश घनत्व है सिग्मा। अब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और वो भी किसके नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से तो आवेश को परिबद्ध करना पड़ेगा। अब परिबद्ध करना है, पैक करना है, तो इसको शीट को कैसे पैक करें, इसको ढक तो सकते हैं नहीं अपन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक बेलन डाल रहा हूँ आर पार, ये आर पार बेलन डाल रहे हैं हम। और बेलन ऐसे डालना है कि जिस बिंदु P पे आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो बेलन के इस पृष्ठ पे आ जाए। और ये केंद्र है सीट का O और ये दूरी R है। तो मैंने एक बेलन डाला, अब ये बेलन पीछे से होता हुआ इस परत के आर पार जो है निकल रहा है भाई, ये परत के आर पार जा रहा है, देखो ये पीछे की तरफ। और पीछे की तरफ भी ये दूरी कितनी है, R दूरी भी है। तो मैंने एक बेलन आर पार डाला है। इसको आप कैसे समझोगे कि ये ऐसे परत खड़ी है, ऐसे परत खड़ी है ऐसे, और उसके आर पार जो है मैंने ये आर पार ऐसे बेलन डाल दिया। बेलन का आधा हिस्सा आपको इधर दिख रहा है, आधा हिस्सा इधर दिख रहा है, ठीक है। परत खड़ी है, उसके लंबवत मैंने बेलन को आर पार डाल दिया। इधर भी दूरी आर है, इधर भी दूरी कितनी आर है, दोनों तरफ बराबर दूरी पे ये बेलन इसको विभाजित कर रहा है। इस परत के तल के लंबवत मैंने बेलन को डाला है, अक्ष बेलन की लंबवत है इस परत के, ठीक है। अब अपने बेलन तो गाउस के नियम के अनुसार अपने एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर दी। अब आपको देखो बताया गया है कि बेलन के ऊपर 3 छोटे छोटे अल्पांश लिए जाते हैं। 2 तो लिए जाएंगे इनके वक्र पृष्ठ पे और 2 लिए जाएंगे इनके ये वर्तीय पृष्ठों पे और 1 लिया जाएगा वक्र पृष्ठ पे। पिछले लेक्चर में बताया, देखो बेलन क्या है ना, बेलन जैसे ये चौक बेलन है, तो बेलन में का क्षेत्रफल जो है 3 भागों से मिलकर बनता है। एक तो ये वक्र पृष्ठ है, एक ऊपर वाला वर्त है और एक नीचे वाला वर्त, इसलिए 3 अल्पांश लेने हैं। तो एक अल्पांश मैं यहाँ लूँगा तो इसकी दिशा किधर होगी, इधर की तरफ होगी, DS1 कह दो इसको। और विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो मैंने अभी तो बताया भाई परत के कारण आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करोगे तो परत के लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र। तो ये इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा, ई वेक्टर, ठीक है। ऐसे कैसे, उस स्थान पे अल्पांश क्या होगा, DS2 उधर की तरफ ही मूव होगा भाई, अल्पांश की दिशा है ना लंबवत होती है। ये क्षेत्रफल ऐसे है, क्षेत्रफल के लंबवत होता है, अभिलंब की दिशा हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होती है। तो इस पृष्ठ का अभिलंब जो है इधर है, इसलिए क्षेत्रफल इधर होगा। और देखो परत है, परत के इधर भी धनावेश पड़ा है, इधर भी धनावेश पड़ा है। अगर आप परत के इस दिशा में जाओगे तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, और अगर आप इधर जाते हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, इधर भाई धनावेश का विद्युत क्षेत्र ऐसे बाहर की तरफ निकलता है। परत के इधर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र इधर है, और इधर जाओगे विद्युत क्षेत्र तो उधर मिलेगा आपको। तो इस स्थान पे विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कहाँ होगा, उधर की तरफ होगा, इधर। बहुत सिंपल चीज़ है, समझनी हमें। अब बच्चों देखो एक वक्र पृष्ठ और है, ये जो है DS3, इसकी दिशा है ना, अब ये पृष्ठ ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, तो DS3 अल्पांश ऊपर की तरफ होगा। पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र, तो परत है, परत के इधर तो इधर ही होगा ना भाई, यूँ ऊपर थोड़ी होगा। परत ऐसे खड़ी है, ऐसे खड़ी है, तो इधर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र इधर है, और इधर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र इधर है। परत के लंबवत विद्युत क्षेत्र चल रहा है, लंबवत। तो इस स्थान पे विद्युत क्षेत्र तो इधर ही होगा, ये ई इधर ही होगा। देखो ये विद्युत क्षेत्र इधर है ना, इधर बस इधर होगा, विद्युत क्षेत्र इधर होगा। हाँ, इस बिंदु पे अल्पांश इधर है, इस बिंदु पे अल्पांश इधर है। तो यहाँ तो अल्पांश कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90, और इधर कितना कोण बना रहा है, 0 डिग्री। इधर कोण कितना डिग्री है, 0 डिग्री, और इधर अल्पांश कितना कोण बना रहा है, 0 डिग्री। ये हमारा चित्र पूरा हो गया। और ये बेलन आपने ऐसे आर पार डाला है, ये इसको कट करते हुए अंदर की तरफ इसमें प्रवेश कर रहा है, ठीक है। अब ये जो बेलनाकार पृष्ठ माना हुआ है, इस बेलनाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो S है, कितना है, S है। तो मैं अब गाउस के नियम का उपयोग कर रहा हूँ भाई, गाउस के नियम अनुसार। क्या है गाउस का नियम, कि विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है, एक तो सूत्र होता है E.ds, और एक क्या होता है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सूत्र पढ़ा हुआ आपके,
पिछला डेरिवेशन देख लेना, आप उसको कॉपी कर रहे हैं हम, लास्ट में जाते थोड़ा सा चेंज होगा, चित्र चेंज हुआ, चित्र का एक नंबर है, चित्र साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसे ही ढंग से होना चाहिए। इसको 3 भागों में तोड़ेंगे, बेलन के लिए मैंने बताया हुआ, इसको 3 भागों में तोड़ते हैं। EDS1, EDS2, EDS3, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 3 भागों में तोड़ दिए। EDS1, ये DS1 वाला जो है इसके लिए कौन कितना है 0 डिग्री cos 0, ठीक है। तो थीटा हटाएंगे तो हम डॉट हटाएंगे तो cos थीटा आता है ना, इसके लिए भी थीटा हटाओ भाई, ये डॉट हटाओ, वेक्टर हटाएंगे, डॉट हटाएंगे तो cos आएगा। यहाँ कितना कोण है इन दोनों में, E और DS2 में, E और DS2 में कितना कोण है भाई, E और DS2 में 0 डिग्री, दोनों समांतर है, इसलिए यहाँ पे भी थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे E और DS3 में कितना कोण है 90 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा cos 90। इसको सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही रहने दो। cos 0 का मान होता है 1, तो EDS1 cos 0 1 हो गया भाई 1, इसको हटा दिया मैंने। EDS2 ये भी cos 0, इसका मान भी कितना हो गया 1, और cos 90 जो है ये 0 हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं है ना ये ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा रफ कर लेता हूँ। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, E को बाहर ले रहा हूँ, E बाहर आ जाएगा DS1 प्लस, यहाँ पे भी E बाहर आ जाएगा DS2, और सामने क्या पड़ा हुआ है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना बस 2 स्टेप और रहे हैं। DS1 क्या है, ये छोटा सा अल्पांश है, छोटा सा भाग है DS1। जब आप समाकलन करोगे तो ये पूरा जो भाग है, ये पूरा अल्पांश, ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा जब इसका समाकलन करोगे आप। तो इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल DS1 है, तो पूरे क्षेत्रफल, इस काट क्षेत्रफल को मैं नाम देता हूँ S। क्या नाम दे दिया इसको, S। तो इस DS1 का जब समाकलन करोगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आएगा, इसको मैं नाम देता हूँ S, ठीक है। ये वर्त का जो भाग है ना, ये वर्त का इसका क्षेत्रफल यूँ तो πr स्क्वायर होता है, पर ये r मैंने ये दूरी मान ली, इसलिए मैंने इस पूरे काट क्षेत्रफल को मैंने नाम दे दिया S। तो DS का समाकलन करोगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा S। DS2 क्या है भाई, ये DS2 छोटा सा क्षेत्रफल है, यहाँ समाकलन करोगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, और ये पूरा क्षेत्रफल ये भी कितना है S, वर्त का क्षेत्रफल S मान लिया अपन ने S। अब ये चीज़ देखना लास्ट फाइनल, सिग्मा क्यू क्या होगा। सिग्मा क्यू होता है कि इस बेलन को जब आपने अंदर डाला तो ये इसने परत को जब काट के गया तो इस बेलन के अंदर कितना आवेश है, सिग्मा क्यू होता है इसके अंदर का आवेश, तो कितना आवेश होगा। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने ये परत है, इसमें ये बेलन ऐसे मैंने डाला, तो आप इसको अगर मैं परत को सीधा करके दिखाऊँ तो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे ऐसे वर्ताकार भाग काट रही है, एक वर्त टाइप कट करके बेलन अंदर जा रहा है। तो ये खाली इतना सा वर्त जो काट के अंदर जा रहा है बेलन, उतना आवेश ही इस बेलन के अंदर होगा। तो कितना होगा, तो देखो इसका क्षेत्रफल है S और इसका आवेश घनत्व है सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब है एकांक पृष्ठ में आवेश है सिग्मा, तो एकांक पृष्ठ में आवेश सिग्मा है, तो S पृष्ठ में कितना होगा, तो इसको सिग्मा इंटू S कर दो आप, बस इतना सा ध्यान रखना। वहाँ जो पहला जो अपन ने डेरिवेशन किया था तार वाला, उसमें लैम्बडा इंटू L किया था, वो रेखीय आवेश घनत्व था, उसको लंबाई से गुणा किया था। ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसको क्षेत्रफल से गुणा करो, तो ये सिग्मा इंटू S करोगे तब कुल आवेश आ जाएगा सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू की जगह रख दो सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ES जुड़ के हो गए 2 ES, S कट गया, E का मान क्या आ गया, इस 2 को नीचे भेज दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र आ गया भाई परत के कारण, देख लेना पहले कितने समीकरण दिए हैं, ये आ गया। अब बच्चों देखो, ये जो विद्युत क्षेत्र आया है ये दूरी पे निर्भर ही नहीं कर रहा है। अगर सदिश रूप में लिखोगे इसको, तो इसको n कैप देंगे, ठीक है, n कैप कहेंगे। तो देखो आप समझ, ये n कैप का मतलब है ये लंबवत एकांक सदिश है, n कैप लंबवत एकांक सदिश है, ये सदिश रूप में लिख लिया मैंने। आप देखो ये दूरी पे निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो E और दूरी के बीच में अगर ग्राफ खींचोगे आप, यहाँ साइड में छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ, ये 1 नंबर का आता है ग्राफ, दूरी ये लिख ही लेता हूँ मैं, आप पहले ये नोट कर दें। n कैप के बारे में लिख लेना, परत के तल के लंबवत एकांक सदिश। n कैप क्या है नीचे लिख लेना, जहाँ n कैप बराबर परत के तल के लंबवत एकांक सदिश। अब मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, E व R के मध्य परिवर्तन ग्राफ। तो E तो R पे निर्भर ही नहीं कर रहा है, इसलिए E और R में ग्राफ कैसा बनेगा भाई, तो ऐसा नियत वाला ग्राफ बनेगा। देखो कहीं R आ ही नहीं रहा है सूत्र के अंदर, तो ऐसा एकदम नियत ग्राफ चलेगा। कैसा चलेगा, नियत।
बस ये डेरिवेशन पूरा हो गया भाई, कंप्लीट हो गया डेरिवेशन। अब इस डेरिवेशन से संबंधित मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब बच्चों देखो, अपन दो, ये तो एक परत थी, अब अपन दो परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, और ये परीक्षा में अंकित प्रश्न आता है, इसलिए आप इसको देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, दो समान आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र, परतों के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, कैसे करोगे इसको? जैसे ये एक परत पड़ी है, इस पे धनावेश है और इसका आवेश घनत्व है सिग्मा, सिग्मा है, सिग्मा ये न की तरह लिखना है, प्लस सिग्मा इसका आवेश घनत्व। एक दूसरी परत और पड़ी है, ठीक है, इसका भी आवेश घनत्व कितना है? प्लस सिग्मा है। अब आपको तीन बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। एक बिंदु इस पे ज्ञात करना है, बिंदु ए पे, एक बिंदु इस पे ज्ञात करना है, बिंदु बी पे, और एक इनके मध्य बिंदु सी पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तीन बिंदुओं पे आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इन दोनों परत के कारण, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले अपन बिंदु ए की बात कर देते हैं। बिंदु ए, बिंदु ए क्या है? दोनों परत के दाईं ओर स्थित है ना, राइट साइड के अंदर है। तो बिंदु ए पे, अब बिंदु ए पे कौन कौन विद्युत क्षेत्र लगाएगा? देखो दो परतें हैं भाई, ये पहली परत है, ये परत नंबर 1, और ये परत नंबर 2, ठीक है। तो पहली वाली परत है, अब खाली बिंदु ए को देखना, बाकी बिंदु को भूल जाओ। ये पहली परत ऐसे पड़ी है, बिंदु ए इधर है, तो ये धनावेशित है पहली परत, तो ये क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी, बाहर धक्का देगी। तो इस पहली वाली परत के कारण बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा? बाहर की तरफ। E1 जो है बाहर, अरे ये धनावेश हमेशा किसी बिंदु को धक्का देता है। और कितना होगा भाई पहली परत के कारण विद्युत क्षेत्र? परत 1 का विद्युत क्षेत्र कितना होगा? परत 1 का विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E1 कितना होगा बताओ? तो अभी मैंने सूत्र लिखा है, सिग्मा, दूरी का तो कोई लेन देन ही नहीं है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दूसरी परत के कारण इधर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये भी धनावेशित है, तो ये भी इस बिंदु को क्या करेगी? धक्का देगी। तो E2 भी कहाँ होगा? बाहर की तरफ। तो परत 2 का विद्युत क्षेत्र बताओ भाई, 2 के कारण E2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र अभी बताया गया। दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में, परिणामी कितना होगा? परिणामी चाहिए बिंदु ए पे, तो दोनों एक ही दिशा में होते हैं, जोड़ दो आप E1 प्लस E2। तो E1 का मान तो है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कितना है? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर सिग्मा और सिग्मा जुड़ के 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गया, उत्तर आ गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो विद्युत क्षेत्र निकाला मैंने बिंदु ए पे निकाला, आगे बिंदु बी पर भी समान होगा। बिंदु बी पर अगर आपसे पूछे तो आप यही उत्तर बताएंगे, बिंदु बी पर जो होगा वो यही होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगा? तो इसको आप देखें इस चित्र से, देखो इस पहली वाली परत का इस बिंदु बी पे ये धनावेशित है, धनावेश हमेशा किसी बिंदु को धक्का देती है, तो इसका विद्युत क्षेत्र E1 उधर होगा, उधर होगा भाई, धनावेश अपनी तरफ नहीं खींचेगी, ये उसको धक्का देगी। मैंने बताया परत के इधर धनावेशित के कारण इधर की तरफ होगा, और इधर जाओगे तो ये इधर धक्का देगी। ऐसे कैसे? इस परत, ये भी परत क्या करेगी? इसको धक्का देगी। तो दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में जुड़ जाएंगे, तो सेम यही आंसर आएगा। अच्छा, बिंदु सी पे क्या होगा? बिंदु सी पर पहली वाली परत क्या करेगी? फर्स्ट वाली परत तो इसको इधर धक्का देगी, अपन से दूर धक्का देती है धनावेश, और दूसरी वाली परत क्या करेगी? सी को इधर की तरफ धक्का देगी। तो सूत्र तो यही होगा, मान एक एक परत का विद्युत क्षेत्र तो यही होगा, पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे? बिंदु सी पर लिखते रहना साथ साथ, बिंदु ए पे लिख लेना, बी पे लिख लेना, अब सी पे मैं सीधा यही कर रहा हूँ। पहली परत का विद्युत क्षेत्र यही होगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी का भी यही होगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। परिणामी कैसे निकालोगे? विपरीत है तो घटाना पड़ेगा, तो घटाओगे तो यहाँ बीच में कौन सा निशान लगाओगे? माइनस। तो यहाँ पे भी कौन सा चिन्ह आ जाएगा? माइनस, और ये दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 आ जाएगा, शून्य। तो दो समान आवेशित परत होती है तो मध्य बिंदु पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य। एक नंबर का प्रश्न अगर आ जाए तो उसका उत्तर आप सीधा लिख लेना 0। अगर ऐसा हो जाए, दूसरी स्थिति कॉन्सेप्ट नंबर 2, एक धनावेशित हो एक ऋणावेशित हो, तब क्या करोगे? उस पर बात कर लेते हैं अपन। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 2, दो विपरीत आवेशित परतों के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, हेडिंग लगा देना, दो विपरीत आवेशित परतों के कारण विद्युत क्षेत्र।
ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा। इनके कारण आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और वही सेम बिंदु ए पर, बिंदु बी पर और बिंदु बी बाहर ले लो भले, बिंदु बी और ये बिंदु सी पर। तो पहले अपन बिंदु ए पर बात कर लेते हैं। बिंदु ए पर लो, इधर लिख लेता हूँ। ये पहली परत है, परत 1, और ये परत नंबर 2 है। पहली परत के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा? बाहर की तरफ E1। सूत्र क्या होगा भाई? पहली परत का विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी परत का बिंदु ए पे निकाल रहा हूँ तो दूसरी परत ऋणावेशित है। ऋणावेश हमेशा किसी बिंदु को अपनी तरफ खींचता है, तो ये ऋणावेशित है तो बिंदु ए को अपनी तरफ खींचेगी उधर, तो इसका विद्युत क्षेत्र इधर होगा E2। और मान क्या होगा विद्युत क्षेत्र का दूसरी परत का? देखो ये ध्यान रखना आपको, बस ये गलती नहीं करनी है। इसका आवेश भले ही माइनस हो पर सूत्र में माइनस नहीं लगाना है। सूत्र तो आपको सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ही लिखना है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशि में ऋण चिन्ह जो है वो दिशा में एडजस्ट हो जाता है। दिशा में हम दिखा देते हैं दिशा ये इधर क्यों हुई, ये ऋणावेश के कारण तो हुई है। तो इसलिए आप है ना फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाना है। अगर ऋणावेश हो तो भी माइनस नहीं लगाना फॉर्मूले में। किसके लिए? अगर सदिश राशि की। अब जैसे कोई अदिश राशि आएगी आगे, तो अदिश की तो कोई दिशा होती नहीं है, तब उनमें सूत्र में आपको क्या लगाना पड़ता है? माइनस। पर इसमें सूत्र में माइनस मत लगाना। तो पहले वाला जो सवाल था अभी हमने किया, कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 फॉर्मूले एक जैसे ही रहेंगे, खाली दिशा उल्टी होगी। तो बताओ परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई? परिणामी विद्युत क्षेत्र तो ये तो विपरीत है, विपरीत है तो घटेंगे। E1 में से E2, ये है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये E2 भी कितना है? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो कट कटा के कितना हो गया भाई? 0। शून्य हो गया ना परिणामी विद्युत क्षेत्र। बस इतना ईजी है। अब बच्चों बिंदु बी पे अगर बात करोगे तो बिंदु बी पे भी सेम आएगा, 0 होगा। इसका विद्युत क्षेत्र इधर होगा, फर्स्ट वाली का विद्युत क्षेत्र इधर होगा E1, और ऋणावेश जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा E2। तो E1 में से E2 माइनस कर देना, आंसर 0 आ जाए। सी पे देखो भाई, इससे पहले वाले डेरिवेशन में जो है सी पर विद्युत क्षेत्र 0 आया था, पर अब 0 नहीं होगा। धनावेश वाली प्लेट क्या करेगी? इसको उधर धक्का देगी E1, और ऋणावेश वाली क्या करेगी? वो खींचेगी इसको अपनी तरफ खींचेगी E2। तो दोनों एक ही दिशा में हो गए E1 और E2। तो बिंदु सी पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा E1 प्लस E2। तो ये तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और आप 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लोगे तो ये ऐड होकर 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गए, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखो दोनों समान आवेशित प्लेट होती है तो बीच में 0, और बाहर तो आएगा विद्युत क्षेत्र। और एक धनावेशित हो एक ऋणावेशित हो तो बीच में तो आएगा और बाहर 0 होगा, बाहर 0। ये कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस करो आप, और धीरे धीरे अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये सेकंड चैप्टर अपना जो है, जो भी अपना ये चैप्टर चल रहा है गाउस के नियम के अनुप्रयोग वाला, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन नया जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। ठीक है, थैंक यू।